स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। इस वक्त हम इटावा जनपद के बकेवर नगर पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। यहां पर 11 तारीख को मतदान होगा और उसकी जो गिनती है, जो वोट खुलेगा वो 13 तारीख को खुलेगी। इस समय हमारे साथ सीलू शर्मा जी हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आए। सीलू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। कैसा इस चुनाव को देख रहे हैं और आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जनता में पूरा सहयोग कर रही है। पिछले 10 वर्षों से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता पूरा भरोसा दे रही है, जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। क्या लगता है आपको कि आपकी इधर फाइट किससे होने वाली है, कैसे जीत देख रहे हैं आप? फाइट किसी की भी जिसकी भी होगी, हमसे ही होगी फाइट, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की 10 वर्षों पिछले। अच्छा, चुनाव मैदान में क्या सोच के आए आप कि चुनाव लड़ना चाहिए? क्या विकास नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? जैसे विद्या विहार वार्ड में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। पानी भर जाता है, लोग परेशान रहते हैं, लोगों के घरों में अंदर पानी भर जाता है। जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कार्यकाल 2 कार्यकाल ऐसे निकल गए जिससे पानी का कोई निकासी का साधन नहीं हो। आप निकासी कैसे कराएंगे, ये बता सकते हैं? इसका निकासी का जो है काम, वो जहाँ पे पुलिया बननी है, जहाँ पे नाला बन रहा है वहाँ पे नाला निर्माण होगा। एक पुलिया बनाई जाएगी और एक तालाब है वहाँ पे, वो सारा पानी वहाँ उस तालाब में डाला जाएगा, जिससे विद्या विहार के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। यही समस्या आदर्श नगर में, नगला बनी में वहाँ जल भराव भी, वहाँ भी एक हिस्सा पूरा जलमग्न हो जाता है, वहाँ भी जनता बहुत परेशान है। ये दोनों ही काम सबसे पहले प्राथमिकता से होंगे और उसके बाद जो नगर में प्रकाश व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, इस पर जोर दिया जाएगा और नाली की सफाई है, उस पर भी काम किया। चलो जी, इससे पहले कि आपने कोई चुनाव लड़ा है? इससे पहले मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ चुका हूँ जनता कॉलेज बकेवर से। तो उसके बाद आपने नगर पंचायत की सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? उसके बाद ये हमारा दूसरा चुनाव। अच्छा, कैसा लग रहा है जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि आप पहली बार ये नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं? जनता पूरा भरोसा कर रही है हमारे ऊपर, जनता में पूरा आशीर्वाद दे रही है, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बकेवर की जनता, ये जो नगर पंचायत के पीछे एक तालाब बना हुआ है उसका सौंदर्यीकरण होना है, एक वहाँ पार्क बनवाना है, जो बकेवर नगर के बुजुर्ग और बच्चे वहाँ जाकर अपना शाम को आराम से घूम सकें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बकेवर में एक सब्जी मंडी की व्यवस्था करानी है। सबसे पहले सब्जी मंडी को लाया जाएगा। जो इधर उधर जो टेम्पो स्टैंड हैं उनको जाके एक स्थान पे किया जाएगा, जो यातायात सुचारू रूप से चल सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। भारत टीवी के माध्यम से बकेवर की जनता को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? भारत टीवी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, बकेवर की जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो उसको आसानी से मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीलू शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुगंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी बकेवर। स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। इस वक्त हम इटावा जनपद के लखनऊ में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऋषभ शंकर शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी। आप इस टिकट को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको लखनऊ नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी बनाया गया है? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पार्टी के पदाधिकारियों से और मेरे पार्टी के संगठन को, जनप्रतिनिधियों को एवं समस्त बुजुर्गों को, जिनके आशीर्वाद से, कालिका मैया की कृपा से मुझे लखनऊ से टिकट मिला। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा मेरे पार्टी के लोगों का, मेरे पार्टी के बड़ों का, बुजुर्गों का, हमारे सीनियर नेताओं का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया कि मैं जनता के लिए उपयुक्त हूँ, जनता के लिए कार्य करने में सक्षम हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी उनका विश्वास बना रहे और ये सीट जीत के, जनता के स्नेह से, जनता के आशीर्वाद से मैं ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी के कोटे में हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि आप ये चुनाव जीतेंगे? अगर मान लीजिए चुनाव जीतते तो विकास क्या कराएंगे? जी, विकास करने पे आए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में एक पानी की टंकी की समस्या है, वो प्राथमिकता पे रहेगी। लखनऊ में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से नगर की चौकी नहीं है। चौकी एक गली के अंदर चल रही, जहाँ वाहन को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसका प्रयास रहेगा। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ बारिश के समय भीषण पानी होता है, ऐसा लगता है कि छोटी नदी बह रही हो, मौसमी नदी, तो उनको साफ रखना मेरी योजना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूर्ण रूप से करूँगा।
वहाँ पर एक प्रसिद्ध कालका देवी का मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनके ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। इसको आप कैसे सुधारेंगे? कालका मैया की कृपा से ही मुझे टिकट मिला है, तो उनके श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ के राज परिवार से आता हूँ। हमारे पास कालका मैया मंदिर के श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था मैंने कर दी है और उस पर कार्य जारी है। जैसा आपने देखा है कि कालका मैया मंदिर पे काम कराया गया था, श्रृंगार का, उनका रिनोवेशन का काम, जो कि 200 सालों से चूना चल रहा था, वहाँ पे प्लास्टर, पुट्टी, पेंट किया गया है। उसी के तहत कालका मंदिर के पीछे एक जगह पड़ी है हमारी, उसमें करीब 12-15 कमरे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, भाइयों के सामने, व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे एक धर्मशाला बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है, जिसमें निःशुल्क लोगों को, श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी नवदुर्गों में। शुक्ला जी, लखनऊ की जनता को क्या शासन देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए अपनी तरफ? लखनऊ की जनता से मेरा यही आग्रह है, यही संदेश है, जिस तरह से मेरे परिवार ने आपकी सेवा करी रियासत काल में, उसी तरह मैं भी निरंतर आपकी सेवा करता रहूंगा। मुझे मौका देखेंगे तो आप जानेंगे एक नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन की ताकत क्या होती है। वो अगर अपने पे आ जाए, नगर का विकास किस हद तक किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ऋषभ शंकर शुक्ला जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमित पारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, लखनऊ। इटावा नगर पालिका चुनाव को लेकर उथल पुथल शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम बदलने का सिलसिला आखिरी दिन भी थमा नहीं। समाजवादी पार्टी के द्वारा पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता और संटू गुप्ता की वाइफ को टिकट दिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की थी, उसमें इदरीश अंसारी की पुत्रवधू को टिकट दिया गया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन टिकट को बदल दिया गया। इटावा नगर पालिका का चुनाव कुलदीप गुप्ता की वाइफ साइकिल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। वार्ड से आप आई हैं और अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या नाम? रनपुरा वार्ड से आई हूँ मैं, 14 नंबर वार्ड से मैंने दूर हुई हूँ। अब तो वार्ड में हो पूरा करेंगे कर। पहली बार दाखिल किया आपने यहाँ पे नामांकन? तीसरी बार निर्विरोध। पहले भी क्या सभासद रह चुकी हैं आप? 2 बार। आपके सभासद रहते हुए कोई विकास कार्य अधूरे रह गए जिन्हें आप अब पूरा करें? पूरा किया, तो इसीलिए तो मैं फिर भी बनने। अच्छा, अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? फिर अच्छा करना चाहिए, अच्छे करेंगे, जो अच्छा काम करें, अच्छा लोग करेंगे। यहाँ पे नामांकन दाखिल करने आई थी आप, किनका नामांकन था? ये हमारी माताजी का नामांकन है, वार्ड नंबर 14 करणपुरा से। माताजी पहले भी 2002 में चुनी गई थी एक बार, फिर 2012 में निर्विरोध चुनी गई थी और इस बार भी माताजी ने नामांकन किया है और माताजी के सामने अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं दिखाई दिया है और इससे ये कि लगता है, एक संभावना लगती है कि माताजी दोबारा निर्विरोध होने की तरफ है, क्योंकि माताजी ने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किया, मोहल्ले में रोडें बनवाई, लाइटें दी, सड़क खंजे सबसे ठीक कराने काम किए, इसीलिए लोग विरोध में आते नहीं माताजी के। लोग प्रसन्न है, जनता प्रसन्न रहती है। तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि अब की बार निर्विरोध जीतेगी? अब लगता तो है, ईश्वर की कृपा हो जाए। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, जनता ने जो हम पे भरोसा जताया उस पर हम खरे उतरेंगे, जनता की सेवा में सदैव पूरे 5 वर्ष तक उनकी सेवा करने का कार्य करेंगे हम लोग। टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आपने अपना नामांकन दाखिल किया है, कितना अच्छा लगा और ये नामांकन दाखिल करने के बाद कितनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है? पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व को और जिला कार्यकारिणी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के बाद जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेरे को सीट निकाल के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कभी जीता नहीं है। तो अब की बार आप क्या ऐसा काम करेंगे, जनता के बीच जाकर क्या विश्वास दिलाएंगे कि जनता आपको वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? बेसिकली जैसे आपको ज्ञात है, सभी लोग जानते हैं कि मेरा पेशा से जो है वो चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और ये पूरा इंटीरियर क्षेत्र है। रात के 12 बजे भी मेरी जरूरत पड़ी, 2 बजे जरूरत पड़ी, मैं उसी जो है पजामा और बनियान में आता हूँ सेवा की। और कभी मैंने किसी भी पेशेंट से आज तक, उसके पास पैसे नहीं हो तो पैसे नोट नहीं किए, गाड़ी लिखी नहीं और कभी उससे दवा नहीं रखवाई। जनता आपको बीजेपी के सिंबल पर वोट देगी या व्यवहार पर देगी? देखो 50% सिंबल पे वोट देगी, 50% मेरा पर्सनल व्यवहार से वोट देगी। तो
जीतने के बाद कुछ आपने सोचा होगा कि यहाँ क्या क्या कमी अभी जो दिखाई आपको दे रही है, उन कमियों को कितने समय तक आप दूर कर देंगे? तो समय का तो इसलिए 5 साल का कार्यकाल है और इतने ढेर सारी समस्याएं हैं कि उनको ख़त्म करने में पूरा 5 साल लगेगा। सबसे पहली समस्या आपने क्या देखी है? सबसे पहले तो समस्या ये है कि पूरे ये जो पानी का निकास ठीक नहीं है पूरे नगर का। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है कि पानी का निकास ठीक करना। इसके बाद जहाँ जहाँ जिन नई कॉलोनियों में आज तक रोड सड़कें नहीं बनी उनको बनवाना। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ गरीब वर्ग बहुत रहता है और गरीब वर्ग पानी जलकर और गिरह कर देने में बहुत असमर्थ है। मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ तो बोर्ड में पास करके उन गरीब जनता का मैं गिरह कर और जलकर माफ़ करूँगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ उसका कोई असर देखा है आपको? स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ कुछ ऐसा काम? सब कागजों में हुआ है अभी तक। चेयरमैन आया राम गया राम रहे, खाया पिया और मौज मस्ती की, एसी रूम में बैठे और अपने घर चले गए। तो जो स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है उसे आप पूरा करेंगे? नारा पूरा ही नहीं करूँगा, इस नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनवाऊँगा मैं। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए ये संदेश है कि पहले तो जनता से मेरी अपील है, संदेश नहीं। जनता से मेरी अपील है, संदेश नहीं है। मेरी प्रार्थना है इस नगर की जनता से, यहाँ के जो आदरणीय परम आदरणीय जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे, माता बहनों से, युवा साथियों से, बच्चों से मेरी ये प्रार्थना है और उनको मैं शीश झुका के नमन करके उनके चरणों में आशीर्वाद मांगता हूँ और स्नेह प्यार मांगता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी से एक दिल से पर्चा अपना भरा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कहती हूँ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती हूँ। और हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष में अगर मुझे जनता चुनती है अध्यक्ष पद के लिए तो मैं सबके बिना भेदभाव के सबका अच्छा कार्य करूँगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारी नगर पंचायत में जो भी योजना आएंगी सारी योजना को मैं सभी पात्र लोगों को दिलवाने का काम करूँगी। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, किस तरीके से आप मात दे पाएंगे उनको? उनको मैं हर तरीके से मात दे पाऊंगी क्योंकि जनता में लेके मात दे पाऊंगी और हर तरीके मेरी उनकी कोई टक्कर नहीं है। आपके एक दिल नगर पंचायत का एक इतिहास है, वहाँ से हमेशा निर्दलीय उम्मीदवार जीतता रहा, लेकिन अब की बार नहीं जीतेगा। अब की बार नहीं जीतेगा, अब की बार पार्टी से ही टक्कर होगी, हमसे ही टक्कर। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? मुझे तो लगता है मैं कम से कम 1000-1200 वोटों से जीतूंगी। अच्छा, आपकी किससे टक्कर रहेगी, किस पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है मैं समाजवादी पार्टी और भाजपा से टक्कर रहेगी। सपा नेता ने थामा बीएसपी का दामन। इटावा जिले के लखना में लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे पूर्व चेयरमैन सतीश चंद्र वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी से नगर पंचायत लखना का चुनाव लड़ने का फैसला किया। दरअसल सतीश चंद्र वर्मा को समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था और उसके दूसरे दिन उसका नाम हटाकर दूसरे उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया गया, जिससे आहत होकर सतीश चंद्र वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया। सतीश चंद्र वर्मा का कहना है कि जनता के कहने पर ही हमने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमें जनता पर भरोसा है, जनता हमें फिर अध्यक्ष पद नियुक्त करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने प्रश्न पूछा। लखना की जनता और उनका प्यार मेरे साथ हमेशा रहा और रहेगा। मेरे समाजवादी पार्टी में मैं था, मेरे साथ उन्होंने इतनी किया कि मुझे टिकट दे के फिर काट दिया और काटने के बाद 24 घंटे में उस आदमी को दे दिया गया जो व्यक्ति कभी भी समाजवादी पार्टी में एक भी मीटिंग में नहीं, कहीं भी उसका कोई उसमें संबंध नहीं, एक दिन पहले उसको सदस्यता दिलवाकर और उसको हमारा टिकट काट के उसको दे दिया। तो उससे मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत परेशान भी था कि ऐसी पार्टी में जहाँ हमारे 20 साल गुजरे और मुझे बुरी तरह अपमानित करके निकाला गया। फिर मैंने अपने जो है साथियों से पूछकर बहुजन समाज पार्टी का दमन थामा और उन लोगों ने हमको विजयी बनाने की पूरा आश्वासन दिया। यानी आप ये समझो कि हमारी जनता जो है हमारे साथ थी, बहुत पहले से साथ थी और बराबर साथ थी, मैं बराबर काम कर रहा था
पूरी जनता और समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं हमारे, सभी को दुख हुआ हमारी टिकट काटने का और बहुत आक्रोश है। अब तो ये समय बताएगा कि क्या होता है। जनता हमारे साथ है और जनता के हम हर काम में खड़े उतरेंगे और उनकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। इस वक्त हम भरतना नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में मौजूद हैं और जनता का रुझान जानने के लिए हम भरतना आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे आप ही बता दीजिए नाम क्या है? राजीव कुमार नाम है। यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, कैसा प्रत्याशी चाहते हो अपने वार्ड में सभासदी का? बहुत बढ़िया प्रत्याशी है हमारे लायक। कौन है, नाम भी तो होगा? रोहित बंसाली। अच्छा, उनमें ऐसा क्या खास है जिसको लेकर आप इतना उत्साहित हो रहे हैं? खास तो सब खासा ही है, हमारी नजर में तो खासा ही है। कुछ खास वजह होगी वो भी तो बताइए। अब जब वजह तो आप काम आए होंगे तब वजह बताए, अब हम क्या वजह बताएं। पहले से खास है। और क्या उम्मीद देखते हैं आप अपने प्रत्याशी से? अब उम्मीद है ये तभी तो हम कह रहे हैं जीत जाए और अच्छी बात। अच्छा, जीतने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। यहीं के रहने वाले हो? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी कैसा प्रत्याशी जीतना चाहिए आपके वार्ड से और नगर पालिका से? ऐसे वार्ड से और नगर पालिका के ऐसे प्रत्याशी जीतने चाहिए जो नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसमें संपूर्ण तरीके से कार्य कराए और जो है नालियाँ जो सुविधाएं हैं, नालियाँ सफाई और रोड सफाई, रोड जो कच्चे हैं उनको पक्का करवाए। ऐसा प्रत्याशी जीतना चाहिए। अच्छा, आपका वार्ड कौन सा लगता है? 19 है। अच्छा, किस प्रत्याशी के लिए आप उत्साहित हो कि ये प्रत्याशी जीतना चाहिए जो विकास करा पाएगा? ऐसे प्रत्याशी हैं वार्ड में जो है जो जीतने चाहिए, उनको मतलब जो है जो पहले से लगनशील है और कार्यप्रणाली उनकी अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक लोग और हैं, वो भी अब कुछ बोलना चाहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र यादव। यहीं के रहने वाले हो? जी सर। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? प्रत्याशी ऐसा चाहिए पढ़ा लिखा जो नगर पालिका में जाके मेरी बात रख सके, जो अपनी बात कह सके और काम करा सके। और प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो सबकी समस्याएं सुन सके, सबके साथ समान व्यवहार कर सके, ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए। और नगर पालिका के लिए कैसा चाहिए? नगर पालिका भी हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी बात को ऊपर रख सके, विकास करा सके मेरे क्षेत्र का। आपको ये लगता है कि भरतना में विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हमारे वार्ड का विशेषकर बहुत कम हुआ। वार्ड में बहुत सी ऐसी गलियां पड़ी हैं जो 15-20 साल पुरानी है, आज तक वो पक्की नहीं हुई है। आपको ये उम्मीद है कि अब की बार जो प्रत्याशी आएगा वो आपके वार्ड का विकास कराएगा? अब उम्मीद तो यही करते हैं कि प्रत्याशी अच्छा आएगा और हम तो उम्मीद यही करेंगे, वोट भी इसी पे करेंगे कि वो हमारा काम करे। अब बाद में अगर करता नहीं है तो बात की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ की जनता का रुझान जो है वो एक तरफा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और भी लोग जो थे वो अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको आगे की तस्वीरें ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बने रहे भारत टीवी के साथ। स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। इस वक्त हम इटावा जनपद के भरतना में मौजूद हैं। आपको बता दें, वार्ड नंबर 19 की बात की जाए तो चुनाव का वजूद जो बच चुका है और 11 तारीख को मतदान होना है और मतदान की जो जनगणना है वो 13 तारीख को खुलेगी। अब देखना यह होगा कि कौन से प्रत्याशी जीत हासिल कर सकता है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 19 में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ रोहित जी मौजूद है। रोहित जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को कैसा देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कैसी जीत होगी? इसमें जीत का तो माहौल ये है कि जो भी युवा वर्ग है, युवा वर्ग प्लस बड़े बुजुर्ग, सारे लोग हमारे साथ हैं और लोग बदलाव चाहते हैं प्लस युवा के हाथ में मोहल्ले की कमान देना चाहते हैं, जो हमारे वार्ड की कमान है। प्लस जो पुराने कार्य रुके हुए हैं वो सारे विकास कार्य हम पूरे कराएंगे। ये हमने जनता से वादा किया है। काफ़ी कुछ काम हमने आचार संहिता से पहले पूरे भी कराए हैं। काफ़ी कुछ लोगों की समस्याएं थी वो सॉल्व करवाई है और आगे जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और ऐसे लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, मिलता भी रहेगा और ऐसे ही सेवा लोगों की करते रहेंगे। आपको ऐसा क्या आया जो आप चुनाव में लड़ रहे? क्या किस कारण चुनाव लड़ रहे? कोई कारण तो होगा। ऐसा कोई मेरा पहले कभी चुनाव लड़ सकते? नहीं, कभी नहीं लड़ा मैंने, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। बस इस बार ऐसे ही चुनाव का बिगुल बजा। 6 महीने पहले मैंने अपनी तैयारी की और वार्ड में कूद गया, लोगों की समस्याएं वगैरह सुलझाने लगा, बस लोगों का समर्थन मिलने लगा। अच्छा, मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो अपने वार्ड में क्या क्या विकास कराएंगे? वार्ड में जो भी 25 साल में काम नहीं हुए हैं, 30 साल में 25 साल में जो भी काम नहीं हुए वो सारे कामों को पूरा करूंगा। अच्छा, कुछ काम बताइए, क्या काम कराएंगे थोड़े एग्जाम के तौर पर? वार्ड के ऐसे कोई खास काम तो नहीं होते हैं। लोगों की पेंशन वगैरह, राशन कार्ड, प्लस ये साफ़ सफाई, बिजली व्यवस्था,
बस यही मेन अच्छा, काम। आपको लगता है कि जो पिछले सभासद थे उसमें साफ सफाई नहीं करवाई होती? नहीं किया है, उन्होंने भी काम किया, लेकिन जो लोगों की एक वो सोच थी और लोगों की मांग थी उतना काम नहीं हुआ है। अब युवा के हाथ में लोग कमान दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा काम कराएंगे। अच्छा, अपने बाढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन और बच्चे हमारा सहयोग करें। मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँगा जैसे मैंने अभी अपनी कैंपेनिंग के दौरान की है। हमेशा ऐसे ही भरपूर सहयोग आप लोगों का करूँगा। आधी रात तैयार हूँ किसी भी सेवा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, भरतना। स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। इस वक्त हम इटावा जनपद के भरतना नगर पालिका में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी मनीषी गुप्ता जी हैं। मनीषी, आप किस नजरिए से देख रही है बीजेपी के द्वारा आपको टिकट दिया गया है, जनता के बीच भेजा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भरतना जनता? मेरा तो यही मानना है कि मेरे ससुर जी पिताजी जो हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं के काम की वजह से मुझे ये बीजेपी की टिकट मिली है और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से कि मुझे ये टिकट दी है। अच्छा, किस नजरिए से आप देखती हैं कि मान लीजिए अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या विकास कराएंगी भरतना में? विकास तो काफी कुछ कराना है, अब आगे पता चले क्या होता है। अच्छा, आप ये मानती हैं कि पिछले कार्यकाल में विकास हुआ था या नहीं हुआ था? विकास तो देखो सभी करते हैं अपनी अपनी जगह से। अब ये है कि उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है यहाँ पे जितना होना चाहिए था। आप कितना कराएंगे, आप ये बताइए। मेरे हाथ में पावर आने दो, फिर मैं देखती हूँ मैं कितना कराती हूँ। क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है और ये नगर निकाय चुनाव भी है और आपको भरतना से प्रत्याशी भी बनाया गया है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। थोड़ा कुछ बताइए, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि भरतना में ये चीज होना जरूरी है? कुछ हो जो आपके मन में सबसे पहले आप जो विकास कराना चाहती हो, कोई पार्क का निर्माण कुछ बच्चों के लिए? सबसे पहले तो यहाँ नगर की सफाई है और पार्क वगैरह हैं बच्चों के लिए, ये सब है। और देखना है थोड़ा और भी कुछ देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मनीषी जी, जिनको बीजेपी के द्वारा हाल ही में भरतना नगर पालिका का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब देखना यह होगा कि नगर निकाय चुनाव में भरतना से जीत किसकी होती है। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, भरतना। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम इटावा जनपद के भरतना में मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें नगर पालिका चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी है वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है और इनका नाम मनोज जी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। आपको बसपा ने टिकट दिया है, कैसी जीत देख रहे हैं आप भरतना में? देखिए, समीकरण जो है बसपा के पक्ष में हमारा वोट और पार्टी का वोट, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, अगर या भाजपा भी हो, अगर अपना वोट जिसके साथ प्लस हो जाता है वो जीत की कंडीशन पहुँचता है। क्योंकि किसी पार्टी वोट 30,000, 3,000, 4,000, 5,000, 3,000, 5,000 बीच में और 7,000 वोट, करीब 6-7,000 वोट मेरा व्यक्तिगत जो है हमसे जुड़ा हुआ है। तो जब लगभग दोनों वोट मिलते हैं जिसके साथ, तो 10-11,000, 12,000 की जीत लगभग पहुँचते हैं, जो जीत के आंकड़े से बहुत ऊँचे होते हैं। मनोज जी, इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं आप? कई समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामा है चुनाव को लेकर। क्योंकि अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे वो इमोशनल व्यक्ति हैं, सीधे साधे सरल हैं। उनको आज जो व्यक्ति अपने माया जाल में इमोशनल तरीके से फंसा लेती है। कोई कहता है नेताजी के पुत्र हैं, हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव जी MLC हुआ करते थे एक जमाने में नेताजी के नाम के, और उनके बेटा की डेथ हो गई थी। बुजुर्ग थे, कुछ कर नहीं पाते, करोड़ी परवाह के थे। तो उनसे जब उन्होंने कहा, MLC थे, उन्होंने साहब नेताजी हमारा बेटा ख़त्म हो गया, एक बार और है वो MLC हो जाने दो, बुढ़ापा मेरा खराब हो गया है। इस तरीके से उन्होंने इमोशनल करके नेताजी से टिकट ले लिया। उन्हीं के पुत्र माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी, उनको भी इमोशनल करके लोगों ने टिकट लिया है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद समझदार हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। अच्छा मनोज जी, आप अपनी जीत कैसी देख रहे हैं भरतना में? जीत हमने आपको बताई, पार्टी का जनाधार है और मेरा कार्य है, तो दोनों जब मिल जाती हैं तो निश्चित ही जो है जीत के आधार बनती है। और आप भी देखिए, कुछ 2000 में हमें बीजेपी ने टिकट दिया था। 2000 में जब मैंने टिकट दिया
तो हमारे जीत का आधार वही था 11-12 हज़ार वोट। इसके बाद कुछ कारण हुआ, बीजेपी से हमें टिकट नहीं मिला, या महिला सीट हो गई, या नेताजी जो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अपना प्यार दे के हमें बुला लिया। हम सभा चुनाव लड़े, तभी मेरा वोट 11-12 हज़ार था, और आज भी हम बता रहे हैं हम कम से कम 14 हज़ार वोट लेकर चुनाव जीतेंगे। यानी कि आप 2 बार नगर पालिका का चुनाव जीत चुके हैं। जी जी, एक बार हम जीते, एक बार पत्नी जीती। यानी कि इस बार भी अपनी उम्मीद देख रहे हैं आप। देखिए, उम्मीद तो जो चुनाव लड़ता है वो देखता है, और उम्मीद देखना, सपना देखना एक ही बात होती है। किसी के सपने सच हो जाते हैं, किसी के सपने नहीं होते हैं। उम्मीद आदमी इसलिए देखता है कि जो मेहनत करता है वो इसलिए लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीद होती है हम मेहनत से, पार्टी के सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे। मनोज जी, आप काफी पुराने नेता रहे हैं। इस बार जो समाजवादी पार्टी के जिले में जो उथल पुथल हुई है प्रत्याशियों को लेकर, इसमें आप इस नजरिए की किस चीज से देख रहे हैं कि इटावा में सपा कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है? देखिए, आप एक नेता है, हम भविष्य सकता तो नहीं है, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे आदरणीय अखिलेश जी, उनको इमोशनल कार्ड खींच के लोगों ने मिसगाइड करके अपना उल्लू सीधा किया है, और वो बहुत सच्चे और सही हृदय के व्यक्ति हैं। उनको नहीं समझ में आया कि ये इमोशनल कार्ड राजनीति में नहीं चलता, राजनीति में चलती जमीनी ही। और उनको जहाँ हमने कहा कि साहब हम दिक्कत में है, परेशानी में, एक हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे, हमें एक टिकट दे दो, हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे। तो वो जो बहुत होशियार हैं, चालाक लोग हैं, जिनने ये कहा हमें एक टिकट दे दो, क्योंकि सत्ता अभी 4 साल दूर है, तो वो जानते हैं हम मांगे क्या, कुछ मिलना ही नहीं अभी। और संगठन में काम करने के लिए जिम्मेदारी संगठन में काम करना नहीं, उन्हें तो अपना पैसा पैदा करना है, और एक प्रभाव रह के लोगों पर रह के अपना जो व्यापारिक उल्लू होता, जो व्यापारिक होते वो अपने सीधे करने के लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। और वो सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। आप जो है चैनल से जुड़े हैं, और एक एक व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेने का अधिकार है, सबकी मन की बात जानने का अधिकार है। आप बर्तन में घूमिए, और एक व्यक्ति कहते हैं जितने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे आप बात करिए, तो ये कहेंगे निर्णय गलत हुआ है। आप निर्णय को गलत ठहराते हैं? ना, देखो, हमारी निगाह में जनता की सोच के हिसाब से, और जनता में आप जाएंगे तब उनकी जो फील्डिंग लगाएंगे जनता के बीच में, उनकी रेटिंग तो होगी निर्णय गलत हुआ। मनोज जी, भरतना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे भारत टीवी के माध्यम से? देखिए, आपके सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति, हम ये नहीं कह रहे विकास तो फंड से होता, पैसे से होता, सरकार फंड देती है तो विकास कराते, तो उसमें भी ये बात सही है। अगर ईमानदार आदमी होगा तो विकास में स्वच्छता रहेगी, स्पष्टता रहेगी, तो विकास थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बगैर फंड के विकास नहीं होता। लेकिन हम ये जनता के हाथ में जो चुनाव लड़ता है, जो राजनीतिक जीवन जीता, जो सामाजिक जीवन जीता, उसके हाथ में होता है कि किसके सुख दुख में शामिल हो। आपके बीच में अगर हम 30-32 साल से अगर किसी के दुख की पता चली तो मैं शामिल हुआ हूँ, और किसी के सुख का अगर हमें कार्ड मिला है, सूचना मिली है, निमंत्रण मिला तो मैं शामिल हुआ हूँ। हम सुख और दुख के बीच रहने वाले 32 साल से ऐसे व्यक्ति, और एक नहीं, सबसे वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, ठाकुर, शक्ति, नाय, सप्ता, सबके बीच अगर हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो, और आपको अलग कर्म की पहचान हो, हमारे नाम से हमने कर्म की तभी पहचान होती। और आपके इटावा है, इटावा जनपद में 6 विधानसभा में आप देख लीजिए, 6 विधानसभा में कोई व्यक्ति ये कहे कि हम मनोज पवार को नहीं जानते, कौन मनोज पवार कहाँ रहते हैं, तो हम समझे कि हमारी कार्यशैली में कोई कमी है। अगर औरैया, धूना, देवियापुर और बर्तना, इटावा, जसवंत नगर ऐसी विधानसभा है, जैसे जसवंत नगर उसा क्षेत्र है अपना, और प्रॉपर जसवंत नगर, वहाँ तक हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और ऐसे आदमी को टिकट न देखें, पता नहीं हम क्या कहें। मैं तो ये समझा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भ्रमित हो गए, इमोशनल हो गए। चलो, उन्होंने सोचा कि हमारे कार्यकर्ता दुखी है, उसको टिकट देते हैं, क्या बिगड़ेगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज पोरवाल जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, भरतना। स्वागत है आपका भारत टीवी में, मैं हूं असलम अंसारी। इस वक्त हम भरतना नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 23 में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें सभासद प्रत्याशी मधु जी पोरवाल जी हैं, जो हाल ही में सभासदी का चुनाव लड़ रही हैं। मधु जी, आप इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही हैं और कैसी अपनी जीत को देख रही हैं? हम अपने जीत को समाज की सेवा के लिए हर काम रुका हुआ, जो गरीब परेशान है, कल सड़कें नहीं बनी, गरीबों में विद्या लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनकी पेंशनें नहीं बनी, एक जो रुके काम है, सब जो काम जरूरी है वो हो नहीं रहे, वो काम कराना चाहते हैं हम। मतलब हमें कुछ पैसे से कोई लालच चालत नहीं है, मतलब मुझे एक काम चाहिए,
ये मनोज चेयरमैन हो या गुल्लू हो या कोई प्रदीप, कोई भी हो, लेकिन हम अपनी प्रस्ताव रखेंगे सबके सामने। जो अभी अच्छा, आपके वार्ड में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है अभी नहीं। इसके पहले मुन्नी थे। इस चुनाव को आप कैसे देख रही हैं? कैसा विकास कराएंगी मान लीजिए अगर आप चुनाव जीतती हो तो? तब जो कमियां मेरे पास दिख रही हैं, हम वो सब कमियां पहले पूरी कराएंगे। अच्छा। जैसे सड़क नहीं बनी है, नालियां नहीं बनी है, टेंशन में बाकी दे दी वोट से हमको। पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियां साफ नहीं होती हैं, विद्या लोग परेशान हैं, गरीब इंसान के राशन कार्ड नहीं बने, जिनकी जरूरत है उनको नहीं बनने, जिनके जो पैसे वाले उनकी सब सुविधाएं हैं, उनको सब काम हो रहा है। गरीबों का इंसाफ क्यों नहीं होता यहाँ पे, ये बताइए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और वादे पूरे नहीं करता? ये काम ना, मुझे पैसे का लालच ना कुछ, हम तो समाज सेवा करना चाहते थे। मेरा वो कारण था पहले वृद्धाश्रम बनाने का। वृद्धाश्रम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम तो नहीं मैंने बना पाए, लेकिन हम समाज के लिए अपना टाइम पास देंगे, अपना समय देंगे, वक्त देंगे, जो भी आएगा। अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहोगी? जो हमको सपोर्ट करेंगे, उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 23 से मधु जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंत के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी भरतना। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम इटावा जनपद के बकीवर में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें हमारे साथ संजय दीक्षित उर्फ टंडन जी मौजूद है, जिनको संभावित प्रत्याशी के रूप में बीजेपी देख रही है। कैसा लगता है आपको कि आपको बकेवर के लिए जब नाम आपका आगे पहुंचा है, बीजेपी कार्यालय पहुंचा है, कैसा लगता है अगर मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट देती है तो बकेवर का विकास आप कैसे कराएंगे? बकेवर में सबसे बड़ी 2-3 समस्याएं हैं, मेन 3 समस्याएं हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम की, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें क्या है कि पूरे जो नाला बने उनका जो है वो ढलान सही से नहीं है। दूसरा चौड़ीकरण नहीं है। तीसरा खुले हुए हैं, तो वो लोग उसमें कूड़ा भर देते, वो जाम हो जाते। जितने भी चेयरमैन आए, कोई मिट्टी भरवा गया, कोई कुछ करवा गया, पैसा निकाल खा के चले गए। किसी भी व्यक्ति ने ये ध्यान नहीं दिया इसको नया या तो नया उसका निर्माण चौड़ीकरण करा के और ढाल उसका सही करके। दूसरा उसमें क्या है कि पूरा पाट दिया जाए और उसमें जो है वो चैम्बर बनाए जाए। चैम्बर बनेगा तो वहाँ से अपने ढक्कन हटाया, जेसीबी आई, क्योंकि नगर पंचायत में जेसीबी ऑलरेडी है, तो उसमें एक्चुअली क्या वो खोंचे लग जाते हैं, अलग अलग छोटा खोंचा लग जाता है कम चौड़ाई का। तो वो महीने में एक बार साफ होता रहे तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम समस्या जल भराव की है और गंदगी की समस्या से बीमारियाँ फैलती हैं बहुत सारी, तो वो समस्या पहला मेरा प्राथमिकता है, उसको निजात दूंगा। टंडन जी, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, जनता की बातें सामने निकल कर आती हैं। कई लोग ये बताते हैं कि बकेवर में जो बारात घर था वो किराए पे उठा दिया गया, सब्जी मंडी भी नहीं है, लोग फड़ पे सौदा लगा रहे हैं, जैसे अतिक्रमण भी हो रहा है। इसका समाधान आप कैसे करेंगे? इसका समाधान नगर पंचायत के पास बहुत सारी जमीन बचत की पड़ी हुई है, उस जमीन को मैं चिन्हित कराऊंगा, उस जमीन को लेखपाल और राजस्व विभाग से निकलाऊंगा और जहाँ पर जमीन पर्याप्त मात्रा में होगी वहाँ पर एक मंडी बनवा दूंगा और खासतौर से सब्जी मंडी को, गल्ला मंडी की आवश्यकता नहीं। सब्जी लेने लोग लखनऊ बाजार जाते हैं और बहुत सारी तकलीफ होती है। लखनऊ यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। बकेवर में आज तक मंडी पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जितने चेयरमैन आए अपना काम किया, खाना पीना खाया और चले गए। तो समस्या के निदान के लिए जगह कहीं ना कहीं है, बहुत सारी जगह पड़ी है, जो जगह होगी उसको चिन्हित करके और वहाँ पर एक सब्जी मंडी बनवा दी जाएगी। और जितने भी यहाँ सब्जी व्यापारी जो ठेलियों पर लेके घूमते हैं या कहीं किराए की दुकान लिए हैं, वो उससे जो है निजात मिल जाएगी और पब्लिक को एक जगह सब्जी मिल जाएगी करेगी। टंडन जी, बकेवर की जनता को भारत टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बकेवर की जनता को पहला संदेश तो मेरा कि 2006 में हराया गया था। सपा की सरकार थी, एक पूरन सिंह नाम के नेता हुआ करते थे, उन्होंने डंपिंग कराई थी और डंपिंग के पूरे इटावा बटालियन सैफई परिवार को पता है कि हमको डंपिंग बाद भी काउंटिंग जीत गए थे, इसलिए फिर डीएम को भेज के 6 वार्ड के द्वारा काउंटिंग करके हमें हराया गया था। और उसमें कई अधिकारियों ने हमें इन्फॉर्म किया, मतलब बाद में बताया कैसे हुआ था। तो पहला तो ये है कि हमें मौका दो, 70 साल बाद दोबारा मौका आया है। जो इसने प्यार पहले हमें दिया था वो इसने प्यार जनता का हमें चाहिए और जनता इसने प्यार देती है और हमें वहाँ कुर्सी तक पहुँचाती है तो जनता के आशीर्वाद से। तो मैं वादा करता हूँ बकेवर का वो विकास करूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के संभावित प्रत्याशी टंडन जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंत के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।
इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा के बकेवर इलाके में। यहाँ पर नगर पंचायत को लेकर 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को इसके परिणाम घोषित होना है, जिसको लेकर हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र कुमार दोहरे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरीके की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पार्टी ने क्या क्या उन पर जिम्मेदारियां दी है। नमस्कार, आपका भारत टीवी में स्वागत है। मैं हूं अशरफ अंसारी। आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने क्या क्या जिम्मेदारी दी है और क्या क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। जनता की समस्या गरीबी, भुखमरी और विकास होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमको चुना जा रहा है कि आप एक सीधे साधे प्रत्याशी हैं और आपको हम चुनना चाहते हैं। आप विकास क्या कराओगे? तो मैंने सोचा है कि आपके जनता के बीच जाके जो आपकी समस्याएं होंगी विकास के लिए, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। विजय जी, ये बताइए कि यहाँ पर और भी कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। उन्हें आप किस तरीके की मात देंगे जिससे जनता आपको वोट दे और आप यहाँ पर जीत हासिल कर सके? सब सारी पार्टियां आती हैं जनता के वादे करने के लिए, लेकिन जब उस पद पे पहुंच जाते हैं तो जनता के वादे पूरे नहीं करते हैं। वो अपनी अपनी जेबें भर के अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई जनता की नहीं सुनता है। साहब, जीतने के बाद सबसे पहले क्या ऐसा काम करेंगे जिससे जनता आपको 5 साल के बाद भी याद रखे? जनता की सबसे बड़ी नगर पंचायत बकेवर में जल भराव की समस्या, जिसमें हमारे कुछ ऐसे तालाब हैं जो पानी भर जाता है बरसात के सीजन में। वहाँ की क्षेत्र की जनता बहुत परेशान हो जाती है। ये हमारे साथ ब्रजेंद्र जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि नगर पंचायत के चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में हम उतरे हैं। बाकी के प्रत्याशी जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते, लेकिन हम जीतने के बाद उन वादों को पूरा करेंगे जिससे जनता हम पर भरोसा करे और हमें अपना कीमती वोट दे। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त इटावा जनपद के जसवंत नगर में, आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव का बबूल बच चुका है और जसवंत नगर की बात की जाए तो जसवंत नगर सुपाल सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में समाजवादी पार्टी के द्वारा सत्यनारायण जी उर्फ उद्दल भैया को समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट मिला है। आपको कैसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आपको जसवंत नगर के लिए चुना है? ये चच्चा का जो है शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी यादव जी का क्षेत्र है और विधायक हैं, और उन्होंने जो हमें सौभाग्य दिया है और उसके लिए हम खरा उतरेंगे। अच्छा, खरा उतरेंगे। और क्या क्या विकास कराएंगे जसवंत नगर में? जसवंत नगर में जो नगर पालिका से जुड़ा जो भी कार्य है वो अच्छे से करेंगे और बहुत ईमानदारी से करेंगे। अच्छा, आपको ये कैसे आया सोच में कि आपको नगर पालिका का चुनाव लड़ना ही चाहिए? पहले भी चुनाव लड़े थे और 123 वोटों से पराजित रहे थे, तो फिर दोबारा मौका मिला है और तो उसके लिए हम आए और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट निकाल पाएगी? जी, 100%। अच्छा, मान लीजिए वो आप जसवंत नगर के लिए क्या विकास कराएंगे? जसवंत नगर के लिए अच्छे कार्य होंगे और माननीय शिवपाल जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा और अच्छे से अच्छे कार्य किए जाएंगे। जसवंत नगर की जनता को भारत टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता की मांग थी और जनता का जो सब कुछ जनता की मांग है कि भाई एक बार और समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को जिताया जाए, और जनता की मांग है कि उद्दल भैया को भी जिताया जाए। तो इसलिए हम आए इस क्षेत्र में और जनता की सेवा करेंगे और जनता को कभी निराश नहीं होने देंगे और जनता का बहुत ख्याल रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जसवंत नगर नगर पालिका परिषद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उद्दल जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, जसवंत नगर। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम इटावा जनपद के बकेवर में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें रेशमा देवी को बकेवर नगर पंचायत का सपा से प्रत्याशी बनाया गया है। रेशमा जी, सबसे पहले भारत टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आपको बकेवर के लिए चुना है? कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो समाजवादी ने मुझे सम्मान दिया है उसका मैं सही देती। अच्छा, मान लीजिए आप चुनाव जीतती हैं तो बकेवर के लिए क्या विकास कराएंगी आप? बकेवर के लिए सब कुछ कराएंगे जो आता है उसमें। एक सब्जी मंडी की जो समस्या है वो जनता बताती है, उसका समाधान वो भी पूरी कराएंगे, यानी सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। अच्छा, और कुछ बकेवर की जनता को आप कहना चाहती हो? बकेवर की जनता ने जो पहले हमें सम्मान दिया
जी उसके लिए शुक्रिया, आप जो देगी उसके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बकेवर की प्रत्याशी रेशमा देवी जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया है। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, बकेवर। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त इटावा जनपद के लखना नगर पंचायत में मौजूद है, जहां पर हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप तिवारी जी को समाजवादी पार्टी के द्वारा चुना गया। कैसा लगता है आपको, समाजवादी पार्टी के द्वारा आपको लखना का प्रत्याशी बनाया गया और आज आप माता रानी के यहाँ पर माथा टेक कर आए हैं, कैसा लगा है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश जी का, जो उन्होंने हमें विश्वास और आस्था दिलाई, जिससे कि ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बल मिला है। और पूरी कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी ने अगर ब्राह्मणों पर भरोसा किया है तो उनको सीट निकाल दिया। अच्छा, लखना की जनता को क्या आप शासन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? पूर्व में जिस तरीके से नगर पंचायत ने काम किए हैं वो रिदम टूटेगा नहीं और उससे बढ़ के ही लखना की जनता को वापस आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हाल ही में लखना के नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि अखिलेश यादव द्वारा उन्हें प्रत्याशी चुना गया है। वह जब चुनाव जीत कर आएंगे तो लखना में विकास कराएंगे। कैमरामैन सुमंतवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, लखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा जनपद के भरतना नगर पालिका में। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे साथ में प्रत्याशी मौजूद है जो कि पूर्व चेयरमैन भी रहे थे और आज हमारे साथ में ये मौजूद। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर ये जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभ नाम? अजय यादव। किस तरह के मुद्दे थे आपके विचार में और किस तरह के मुद्दे लेके आप चुनाव में उतरे हैं? मुद्दे क्या, जो भी अच्छे कार्य होंगे जनता के लिए सभी। अब मैं तो रह चुका हूँ, हमसे या बेहतर आप जनता से पूछ सकते हैं। आप कौन सन में रहे थे? हमारी पत्नी रही थी। पत्नी रही थी हमारी। तो अब ये 12 और 17 था। तब आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम कराए थे जिससे जनता आपको प्रभावित हुई हो? जो भी पैसा मिला गवर्नमेंट से, जो नियमित मिलता है, उसे बहुत अच्छी ईमानदारी से लगाने का प्रयास किया। और जो भी निर्माण कार्य हुए आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि नगर पालिका बिल्डिंग, मतलब जो भी पैसा आया उसे बहुत ईमानदारी से लगाने का प्रयास किया। और अगर ऐसा मौका मिलता है, जनता आगे देती है, उससे भी अच्छा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जनता, तमाम प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं भरतना नगर पालिका में, जनता आखिर आपको वोट क्यों दे, आपको चेयरमैन क्यों बनाए? अब वो तो और जनता के ऊपर है, वोट देना दे। नहीं, ऐसे आप जनता के बीच आखिर कब से हैं और आपके विचार में कैसे आया? वैसे हमारे बड़े भाई साहब शुरू से पारिवारिक राजधानी थे, पहले हम लोग थे कांग्रेस में। सर अखिलेश जी के उससे फिर हमारे बड़े भाई साहब शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में 93 से। तब से अब तक समाजवादी पार्टी में चले आ रहे हैं। क्योंकि हम कोई पेशेवर और राजनीतिक नहीं है। हमारा मुख्य मतलब धंधा व्यवसाय रहा है, राश मिल रही है, शराबे का व्यापार है। और चूंकि उस समय खड़े हो गए, थोड़े वोटों से जीत गए थे। अब जो भी अच्छा काम लगा वो जनता हमसे ज्यादा अच्छा पूछ सकती, जनता भरतना बताएगी आपको। अच्छा, मेरा और आपसे सवाल है, ऐसे क्या कार्य रह गए हैं जो पूर्व चेयरमैन नहीं कर पाए हैं और आप चेयरमैन बनने के बाद उसको पूरा कराएंगे? है कोई ऐसे? अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार जो भी पैसा देगी। मैंने कहा पर आप नहीं, ऐसे कोई कार्य रह चुके हैं जिनको आपके दिमाग में है कि हम उसको पूरा करेंगे? भाई बहुत बड़ी निधि तो आती नहीं है। जैसे हमने बनवाया था कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स बनाया था। शायद है कि उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा मतलब होगा। जो अधिकारी आते हैं वो खुद कहते हैं इतना बढ़िया ऑफिस है, मतलब जो है कॉम्प्लेक्स अभी तक हमने देखा नहीं नगर पालिका किसी बिल्डिंग में। शायद आपने देखा? हमने देखा है। लेकिन कौन षड्यंत्र उसमें किया गया, मुझे हैरान किया गया, बहुत परेशान रहा। लेकिन सत्य की जीत होती है, उसमें हमारी विजय हुई। अच्छा, भारत टीवी के माध्यम से आप भरतना की नगर पालिका की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मैं जनता चाहेगी जो भी काम होगा उनके हित में होगा, उनका हित सर्वोपरि होगा। जितना अच्छा कर सकेंगे मतलब वो काम करेंगे। अच्छा,
ये भरतना में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था और रहती है, फाटक से जाम लगती है, कोई विचार में आया? नगर पालिका का तो है नहीं, सब गरीब लोग हैं, ठेले वाले और सब भी है, तो अब उसके बारे में कोई नियम बनाया जाएगा, उसमें प्रशासन का भी सहयोग रहेगा, जनता का भी रहेगा, तभी हो पाएगा जो संभव। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ में भरतना नगर पालिका प्रत्याशी अजय सिंह यादव। अपने सहयोगी शिव तिवारी के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी 24/7 न्यूज, भरतना इटावा। स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। इजराइल और इस्लामिक देशों के साथ जो लड़ाई है वो आज भी जारी है। लड़ाई में कई सालों से ये लड़ाई देखने को मिली। आखिर ये लड़ाई की वजह क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। यरूशलेम दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसकी बुनियाद लगभग 5000 साल से पहले रखी गई है। दुनिया में दो सबसे बड़ा धर्म माने जाते हैं, पहला सनातन और दूसरा इब्राहिमी धर्म। सनातन धर्म से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म और सिख धर्म निकल कर आते हैं। वहीं इब्राहिमी धर्म से यहूदी धर्म और आपका क्रिश्चियन, इस्लामिक, तमाम जो इस्लामिक धर्म है वो इससे निकल कर आते हैं। ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसको बैतुल मुक़द्दस या फिर ये कहिए कि यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई हैं, तो ये दावा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा पवित्र यानी मुकद्दस है। आपको बताते चलें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों में यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना जाता है। बात करें अगर यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है कि जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है कि जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। बात करें अगर मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि जाहिर है काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र किया था, तो यही वो शहर था कि जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। आपको बताते चलें कि इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थीं। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंगें 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती रही थीं। और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए ये जंगें जारी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर जिस हालात में है, इस हालात में इसको किसने पहुँचाया। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि 8 से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी,
जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। आपको बताते चलें कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फतह किया गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम के जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिनको यूरोप में सोलोमोन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी बनवाया था कि जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था कि जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। दरअसल दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। मगर दोस्तों, यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई कि जब 598 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले बख्ते नसर नाम के बाबुल के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्ते नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल में लेकर चला गया। आपको बताते चलें कि शहर की इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की वो मशहूर बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुक़द्दस संदूक तो ऐसा गायब हो गया था कि जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस दी ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया कि जिस बाबुल के जालिम बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। आपको बताते चलें कि साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को एक बार फिर से बना लिया कि जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। मगर दोस्तों, वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70 ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रूमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रूमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी कि जहां पर किसी दौर में हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। आपको बताते चलें कि इस मशहूर शहर की ये वीरानगी 100 या 200 सालों के लिए नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया था। आपको बताते चलें कि इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें करती रहती थीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थीं। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई थी तो 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को
फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गईं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा। आपको बताते चलें कि 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का निजाम कायम किया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान के जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी के साथ मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगली 3 दहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही में रहा और यही वो पूरा दौर था कि जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई कि जिसके मुताबिक आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर जाहिर है इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत न सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बताते चलें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लेकिन ये लड़ाई का सिलसिला यरूशलेम से शुरू होता है क्योंकि यरूशलेम दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है जिस पर हर कौम अपना दावा करती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, वो भी सभी लोग अपना उस पर दावा करते हैं। ये लड़ाई जो है कई सालों से चली आ रही है क्योंकि इब्राहिम के बाद जो वहाँ पर वेस्टर्न वॉल एक दीवार बची हुई है उसको हज़रत सुलेमान ने बनवाया था और यहूदियों का ये दावा कि मस्जिद अल अक्सा उनके पूर्वजों की इबादत गाह है। इस्लाम की धर्म की बात की जाए, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब मस्जिद अल अक्सा से ही जन्नत के रास्ते पर गए थे। आपको बता दें मस्जिद अल अक्सा इस्लाम में तीसरी सबसे बड़ी इबादत गाह मानी जाती है। क्रिश्चियनों की बात की जाए तो क्रिश्चियन के जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी पैदाइश वहीं पर हुई थी और ईसा को सूली पर भी यरूशलेम में चढ़ाया गया था। बात की जाए क्रिश्चियन का ये दावा है कि जब ईसा इस ज़मीन पर आएंगे तो पैदाइश भी उनकी यरूशलेम में होगी, जिसको लेकर तीनों ही धर्म जो ज़मीन है उसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियन की बात की जाए, क्रिश्चियन धर्म इसमें इंटरफेस नहीं करा, लेकिन यहूदी और मुस्लिम देशों में लगातार ही लड़ाई चल रही है। आपको बता दें बीते दिनों रमज़ान के महीने में इजरायली सेना ने मस्जिद अल अक्सा में घुसकर एक घातक हमला किया था जिसमें रबड़ बुलेट से लोगों को मारा गया था, पीटा गया था, जिसका वीडियो हम लोगों के सामने आया था, जिसको लेकर इस्लामिक देश जो थे, चाहे ईरान हो, सीरिया हो, फ़िलिस्तीनी हो, गाज़ा पट्टी हो, तमाम ऐसे इस्लामिक देश थे जिन्होंने मिसाइलें इजराइल पर दागना शुरू कर दी। जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति थे वो विदेश मंत्रालय पहुँचे, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया कि मस्जिद अल अक्सा पर मुस्लिमों का हक रहेगा और मुस्लिम वहाँ पर इबादत करेंगे। यहूदियों के लिए मस्जिद अल अक्सा पर रोक लगा दी गई है।